आप सभी लोगों के साथ में एक बार पुनः कलम की तारीफ नाम के कार्यक्रम के माध्यम से एक नए साहित्यकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो आज अपने साहित्यिक रुचियों और अपने अभी तक के जो उनके प्रयोजन रहे हैं, जो लेखन का कार्य रहा है और आगे का जो कार्यक्रम है उनका, उसके बारे में उनसे चर्चा होगी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक बड़े कवि लेखक सुरेश कुमार रातावाल जी, जो जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। उनके बारे में उनका परिचय मैं दूं, इससे अच्छा है कि वे अपने बारे में अपना सूक्ष्म परिचय दें। स्वागत है सुरेश सर आपका सत्य साहित्यिक गंगा मंच पर कलम की ताकत में। सभी को नमस्ते। मैं सुरेश कुमार रातावाल, गांव मैड, तहसील विराटनगर, जिला कोटपुतली बहरोड, राजस्थान। मैं एमए ज्योग्राफी, बीएड, मैं 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। मैं सबसे सीखने में विश्वास करता हूँ और सीखता हूँ। मैं राहों में चलते चलते क्या क्यों कैसे से मंथन करता हूँ, सदा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ, विचारों में खोता हूँ, ऐसा क्यों क्या है। समानता, नैतिकता, मौलिकता, समरसता की बातें करता हूँ और शिक्षा पर बल देता हूँ। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं बात करता हूँ कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उनके माँ बाप को समझाओ, उनको अच्छी शिक्षा मिले। बच्चा कभी असफल नहीं होता है, शिक्षक ही असफल होता है। यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चों को इस तरह अनुसार शिक्षा मिलना चाहिए और उसके टीएलएम से उसकी रुचि के अनुसार काम होना चाहिए। ये मैंने करके देखा है। तो बच्चों खूब सीखते हैं और बच्चों को सभा होनी चाहिए जिसमें बाल गीत, कहानी, कविताएं इत्यादि हो। बच्चों को बोलने का मौका, अवसर देना चाहिए। ये मैंने 25 साल के जीवन में भी करके देखा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, प्री के बच्चे 400 बच्चों के मध्य खड़े होकर बोलते हैं कि सर जी मैं बोलूं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि छोटे से बच्चे, जो 6 साल का बच्चा 400 आदमी के अंदर बोल दे तो धन्यवाद का पात्र है। ये मेरा अनुभव है। मैं इसकी शुरुआत मैं आज सबसे पहले सत्य साहित्यिक गंगा मंच के जो मेरे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने ग्रुप में एक मैसेज डाल रखा था, मैं तुरंत रिप्लाई किया क्योंकि मैं सीखने के प्रति हूँ। मैं करके देखता हूँ, मैं करके देखने में विश्वास हूँ, प्रयोग करके देखता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ, मंथन करता हूँ। रुचि रहती है कि मैं इस काम को कर लूं। मैं 50 साल पार कर गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा जैसे कोई 15 साल का बच्चा हो उस प्रकार से रहती है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने मेरी अपेक्षा को स्वीकार किया। जो जीवन में कभी इस पल को नहीं भूल सकता, आप मेरे लिए एक भगवान ही हो सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी शुरुआत एक प्रभु जी की प्रार्थना करूंगा, मुझे दूसरों के लिए उपयोगी बना दो, मुझे दूसरों के लिए उपयोगी बना दो। हे प्रभु मुझे ऐसा जीवन दो, हे प्रभु मुझे ऐसा जीवन दो जो सबके काम आ सके, जो सबके काम आ सके। थके हुए का सहारा देकर, थके हुए का सहारा देकर उनका मन मुस्कुरा सके, उनका मन मुस्कुरा सके। मधुर वचन हो मीठा व्यवहार, मधुर वचन हो मीठा व्यवहार। हर दिल में प्रेम जगाऊं, हर दिल में प्रेम जगाऊं। जहां अंधेरा वहीं दीप बनूं, जहां अंधेरा वहीं दीप बनूं। पथ के प्रकाश फैलाऊं, पथ के प्रकाश फैलाऊं। दुखियों के आंसू पूछ सकूं, दुखियों के आंसू पूछ सकूं। अपना सुख बांट सकूं मैं। सेवा में सुख, दया में धन, सेवा में सुख, दया में धन। यही पूंजी बांट सकूं मैं, यही पूंजी बांट सकूं मैं। न हो मन में कोई अभिमान, न हो कोई मन में अभिमान, न हो छल न कोई। हे प्रभु
मैं बस ऐसा बनूं जो दूसरों के लिए जीऊं। हे प्रभु, मैं ऐसा बनूं जो दूसरों के लिए जीऊं। मैं मेहनत की, मेहनत जीवन में ठहराव वो उसको नहीं माने, उसको बदलाव की सोचे, ये मैंने करके देखा है। जब मैंने 18 महीने में जयपुर जाने के बाद में साहित्य ग्रुपों से जुड़ा तो एक क्रांति हो गई। मैं सब में लेखन में जो भी प्रतियोगिताएं होती है उन्हें भाग लेता हूँ और मेरा सम्मान भी मिलता है। और मैं भी उन सब सदस्यों को, आल ग्रुपों के आल सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं भागीदारी लेता हूँ, उनका सहयोग रहता है। मैं किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत काम के लिए कहता हूँ तो तुरंत कर देते हैं, मैंने करके भी देखा है। मुकेश जी, सरल जी, इनसे कुछ थोड़ा बहुत इस प्रकार से मांगी थी थोड़ी हेल्प, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल चीजों को कम जानता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में काम करता हूँ, डगर की बात करता हूँ। कभी हादसों की डगर मिली, कभी हादसों की डगर मिली, कभी मुश्किलों का सफर मिला, कभी मुश्किलों का सफर मिला। यही चिराग तेरी राहों के, यही चिराग तेरी राहों के, ये चिराग तेरी राहों के, जो मंजिल तक पहुंचाएगा, जो मंजिल तक पहुंचाएगा। चलते राहों में कोई तेरा, चलते राहों में कोई तेरा साथ दे, ये मुमकिन नहीं, जो कोई साथ दे कोई मुमकिन नहीं। छोड़ दे आज चलते चलते, छोड़ दे आज चलते चलते, रुक जाए तू, रुक जाए तू, कोई तेरा हाथ थाम ले, कोई हाथ तेरा थाम ले। तुझे अकेला सफर करना है, तुझे अकेला सफर करना है। मंजिल दूर नहीं अगर, मंजिल दूर नहीं अगर, अगर हौसला बुलंद है, अगर हौसला बुलंद है। रात भरी सांसें मिले, रात भरी सांसें मिले, दृढ़ निश्चय और विश्वास है स्वयं पर, बेफिक्र रहे तुझे, वही मंजिल तर है तेरी डगर। इसलिए मुश्किलों का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं मेहनत को ज्यादा महत्व देता हूँ। काम करो तो ऐसा करो, काम करो तो ऐसा करो जो पहचान बन जाए। कदम चलो तो ऐसा चलो जो निशान बन जाए, जो निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते, अगर जीतता है तो ऐसे जियो जो मिसाल बन जाए, जो मिसाल बन जाए, जो मिसाल बन जाए। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं। काम करो तो ऐसा करो, काम करो तो ऐसा करो। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वे दौड़ते गए, वो दौड़ते गए। मुझको सफर में कामयाबी दिखी, मुझे साहित्य ग्रुपों में कामयाबी दिखी तो मैं ठहर गया, उनसे बातचीत करता रहा। ख्वाहिशों के बोझ से बनकर मेरे लक्ष्य के लिए मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा। मैं बात करता हूँ मेहनत की, मैं सबको यही कहता हूँ कि तुम मेहनत करो। बच्चा हो उसको भी कहता हूँ, बड़े हो उसको भी कहता हूँ, परिवार की महिलाओं को कहता हूँ, सबको समझाता हूँ, मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बात करता हूँ देश सेवा की और प्रतिभाओं का सम्मान की। प्रतिभा कोई उपहार नहीं, ये मेहनत का आधार है, ये मेहनत का आधार है। जो तब कर सोना बन जाए, जो तब कर सोना बन जाए, वही जीवन का श्रृंगार है, वही जीवन का श्रृंगार है। ज्ञान परिश्रम साहस लेकर, ज्ञान परिश्रम साहस लेकर, जो सपनों को सच कर दिखाए, जो सपनों को सच कर दिखाए, जो गिरकर भी फिर उठ जाए, जो गिरकर भी फिर उठ जाए, वही सच्चा प्रतिभा कहलाए, वही सच्चा प्रतिभा कहलाए। सम्मान का ये पर्व सुहाना, सम्मान का ये पर्व सुहाना, देता हम सबको नयापन, देता हम सबको नयापन। जहाँ मेहनत का मान बढ़े, जहाँ मेहनत का मान बढ़े, वहाँ खिलता है जीवन वन, वहाँ खिलता है जीवन। आज मंच पर वे तारे हैं, आज मंच पर वे तारे हैं जो परिश्रम से उजारे हैं, जो परिश्रम से उजारे हैं। देश सम्मान का नाम बढ़ाते, आज उन्हें जो राह बनाते, देश सम्मान का नाम बढ़ाते। आज मैं उन साहित्यकारों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो प्रतिभाओं को निखार निखार कर उनको सम्मान करती है। सम्मान चाहे 1 रुपए का हो, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सम्मान से जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से एक रुचि बढ़ती है, रुचि से एक मनोबल आता है और मनोबल से कार्य करने के प्रति उनमें क्षमता बढ़ती है। ये वास्तविकता है। मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूँ
नेगेटिव सोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वीकार सकारात्मक सोचता हूँ। क्या क्योंकि इस मंथन करता हूँ। बहुत सुंदर। और करता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपने जो प्रारंभिक उद्बोधन था उससे तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाव उत्पन्न किया। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूं कि कविता से आपका पहला रिश्ता कब और कैसे बना? हाँ सर जी, मैं एमए ज्योग्राफी, वैसे इंग्लिश भी, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा हूँ, कॉलेज लाइफ में पढ़ा हूँ। मैं बहुत शिक्षा समिति में काम किया हूँ, तो बच्चों को हिंदी शिक्षण में काम किया हूँ। कविताओं को कैसा पढ़ा जाता है, नवाचार के क्षेत्र में काम किया हूँ, करके देखा हूँ। कविता शब्दों से कविता बनाना, चित्रों से कहानी लिखना, इस प्रकार से अनेक काम किया हूँ। और जयपुर में आने के बाद में तो साहित्यिक ग्रुपों में जुड़ा हूँ आप जैसे साहित्यकारों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा हो रहा है। मतलब मेरे काम को विस्तार से गति मिली है, मतलब यहाँ आने के बाद भी। ये है मेन पॉजिटिव पॉइंट, ये है कि गति, चेंज, जिसको हम चेंज की बात करते हैं, वो कर दिया आप लोगों ने। तो सबसे पहली रचना आपने कौन से साल में लिखी थी? सबसे प्रारंभिक रचना आपकी? वैसे मैं बच्चों के साथ तो छोटी छोटी कविताएं बनाता रहा, लेकिन मैं जयपुर में आने के बाद में एक छोटी सी कविता बनाया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो छोटी सी, मैं सोचता हूँ कि संसार सागर है, तो यार क्या करे क्या नहीं करे। तो एक बार बैठा बैठा उसके बारे में विचार करा था। आना जाना जगत में, आना जाना जगत में, गुलवर का काम है, गुलवर का काम है। जन्मे का नाम जन्मा है, मरे का नाम मौत है, मरे का नाम मौत है। आया है इस जगत में जो अभी अभी कुछ करेगा, जो अभी कुछ करेगा। जिन्ने का इल्जाम यही सत्य है, जिन्ने का इल्जाम यही सत्य है, वो एक दिन अवश्य जाएगा। मैं सत्यता पर विश्वास करता हूँ कि ये क्या है, संसार सागर क्या है, इनका फर्ज क्या है, ये क्यों क्या है। मैं विचारों में अधिक ज्यादा विश्वास करता हूँ, क्यों क्या के में। इसलिए मैं एक दिन बैठा बैठा सत्यता की खोज में चल रहा था। बहुत सुंदर। आपका लेखन के पीछे का रहस्य क्या है? मतलब कोई खास घटना जिसने आपको लिखने के लिए प्रेरित किया हो या कवि बनने के लिए प्रेरित किया हो, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? खास घटना तो घटना नहीं, बदलाव मानो। जी। मैं 25 साल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हूँ। उनके डायरेक्टर साहब योगेंद्र जी सर जी थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्यार और प्रेम के कारण मैं इतनी लंबी सेवा दे सका उनकी संस्थाओं में। थाना गाजी ब्लॉक में बहुत सालों में स्कूलें चलती हैं, तो मैं वहां का इंचार्ज भी रहा हूँ, हर पद पर रहा हूँ। फिर मैं चेंज, बस मेरे मन में तो एक भावना थी कि चेंज करके देखना चाहिए। मेरे बच्चे जयपुर पढ़ते थे, फिर मैं सोचा कि जयपुर ही चलते हैं, कुछ नया करते हैं, यही ज्यादा सोच है। और योगेंद्र सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबे समय तक रहा। जी, बहुत सुंदर। आप जब भी कुछ लिखते हैं, किसी विषय पर लिखते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में भाव क्या आता है? कोई भावना उपजती है तो आप लिखते हैं, या फिर कोई चित्र मन में बनता है और उस चित्र को अपने मन में, अपनी कल्पनाओं में बसाते हुए लेखन का कार्य करते हैं? इसके लिए तो सर मैं, चाहे ईश्वर की देन समझो, चाहे आप लोगों की देन समझो, मैं एक ऐसा ऑलराउंड व्यक्ति हूं। किसी भी शब्द पर, किसी भी कुछ भी आप दे दो, कोई, मैं सबको कहता हूं कि मेरे को एक शब्द दे दो, मैं कहानी कविता कुछ भी बना दूंगा। ये पता नहीं, ये एक खूबी है मेरे में। ये माँ सरस्वती की देन है कि आपको उस काबिल बनाया कि आप अपने आप को सक्षम पाते हैं हर विषय पर और हर विषय वस्तु पर लिखने के लिए। मैं किसी, आपके लिए जी, अ, क्या कोई कविता कभी किसी आत्म अभिव्यक्ति का साधन है या एक सामाजिक संवाद का साधन है, जिससे हम समाज के बुराइयों को, उसकी
फैलाते हैं, या फिर ये केवल आत्म अभिव्यक्ति का साधन है? ये सर जी कविताएं ऐसी हो, आत्म प्रकाश आत्म संधान के साथ साथ सामाजिक क्रांति आए, उसको पढ़े तो उनमें एक जोश आए, देशभक्ति की कविता पढ़े तो देश की सेवा के लिए मर मिटे, और समाज की कविता पढ़े तो सामाजिक के लिए कुछ करने के लिए न्योछावर हो। यह मेरा मानना है। बहुत सुंदर। मैंने भी बनाया था आत्म संधान पर और आत्म प्रकाश पर 2 कविताएं बनाई हैं मैंने। जी स्वागत है, सुनाइए। बढ़िया। ये स्वरचितें मेरी द्वारा बनाई थी। आत्म का शब्दार्थ आत्मा है, आत्म का शब्दार्थ आत्मा, प्रकाश का शब्दार्थ रोशनी। जीवन में उत्साह व उजाला, जीवन में उत्साह उजाला, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना, सूक्ष्म ध्यान लगाकर स्वयं को आत्म अवलोकन करना, जो कमियां लगी जीवन में लक्ष्य बनाकर क्रियान्वित की योजना बनाना, नियमित योजना बनाकर लक्ष्य बनाकर करके देखो। जीवन का एक मेरा अनुभव, सफलताएं सबको जरूर मिलेगी। अज्ञानता की राहें त्यागना, मेहनत की मंजिल पाना, सत्य संगीती मार्ग अपनाकर जीवन सफल बनाना। दूसरी कविता है आत्मसंधान पर। आत्मसंधान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान रखना, विज्ञान में अनुसंधान करके प्रयोग से गुजरना पड़ता। आत्मसंधान से स्वयं की क्षमता खोजना, खुद के विचारों को सदा मंथन करना, स्वयं की भावनाओं को समझना, वास्तविकता क्या है, मेन बात है वास्तविकता क्या है, इसको समझना। यदि हम वास्तविकता को समझ जाएंगे तो कुछ नया कर पाएंगे। जीवन में स्वयं की क्या इच्छाएं हैं, लक्ष्य को कैसे पाना, यही आत्मसंधान है। खुद को मेहनत से सक्षम बनाना, स्वयं के निर्णय, स्वयं कार्यों का स्वयं जिम्मेदार होता है। आत्मसंधान से आत्मनिरीक्षण करना, सदा हुआ मन मंदिर में चलता, सागर सी गहराई मेरे भीतर डूबी, सदियों से बहती धारा सा सपनों को छूती, आत्म प्रकाश को आत्मसंधान ही मानता सदा मैं। बहुत शानदार। अब मैं अगले प्रश्न में आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन से कवि या कविताएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? कोई ऐसे कवि, 3-4 कवियों के नाम जो आपको सबसे अधिक प्रेरित करते हो और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। मैं रहीम जी की कविताएं में, जैसे रहीमंदा का प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, तो ये प्यार जिंदगी में सबसे बड़ा प्यार है। चाहे पति पत्नी का समझ लो, भाई भाई से समझ लो, माँ बाप का समझ लो, देश का समझ लो, समाज का समझ लो। प्यार इज बेस्ट। प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्यार के बगैर ये संसार अधूरा है। मैं प्यार को ज्यादा महत्व देता हूं। आज हमारे चारों भाई में इतना प्यार है, जब हम रात को सोते हैं उससे पहले या तो दिन में कॉल आ जाता है, कॉल नहीं आता तो हम एक बार जरूर बात करते हैं और एक दूसरे पर मर मिटने के लिए न्योछावर है। बहुत अच्छा
कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास है, हम एक मिसाल है कि हम चारों भाई मिलके रहेंगे तो एक मिसाल बन के रहेंगे। मेरे पापा जी 2012 में फर्स्ट ग्रेड से रिटायरमेंट हुए थे हेडमास्टर पद से। वो हमारे परिवार में सबसे पहले व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने बच्चों की अंगुली पकड़ पकड़ करके स्कूल तक पहुंचाया। आज हमारे परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, सीआरपीएफ, लोको पायलट, टीचर, हेडमास्टर बहुत उन्नति पद पर है। मैं मेरे पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो 2 साल से बीमार चल रहे हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है और मुझे कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे जयपुर 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 जॉब चेंज करना पड़ा। तो मैं सदा उनकी याद आती है, लेकिन क्या करें, जो जीवन में जॉब भी जरूरी है। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि आप जहाँ पर बैठे हैं वहां हाँ, पर शायद आपके परिवार के एक बच्ची का और एक और बेटी का फोटो लगा हुआ है। अभी ये आपने एक पुस्तक में भाग लिया जिसका जो शीर्षक था पुस्तक का, बेटी कोख में केसर। हाँ और इस हाँ पुस्तक में साझा संकलन में आपने भाग लिया और आपके हाँ। नीचे जो छाया चित्र है वो भी कुछ इसी तरीके की भाषा बोल रहा है। तो बेटियों के ऊपर आपका क्या विचार है? मैं बेटो और बेटी, वैसे तो एक माँ के जैसे बेटा और बेटी होते हैं तो दोनों समान है, लेकिन पालन पोषण में यदि सूक्ष्म अवलोकन करें तो कहीं न कहीं अंतर है। चाहे जाने अनजाने में होता हो, लेकिन अंतर जरूर होता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के ही हैं, लेकिन मैं कई बार मंथन करता हूँ, उनमें भी अंतर तो हो ही जाता है, चाहे विचारों से। चाहे एक बड़ा बेटा है, एक छोटा है, तो बड़ा बेटा जल्दी मैच्योर होता है, भागीदारी लेता है, इस प्रकार से है। मैं सबको यही शिक्षा दूंगा कि लड़कियों को हमेशा पढ़ाओ और लड़कों की तरह उनको भी बाहर भेजो शिक्षा के लिए। टेक्निकल शिक्षा दिलाओ, मेडिकल शिक्षा दिलाओ। मैं सबको कहता हूं कि लड़कों को के साथ साथ, मैं लड़कों की बुराई नहीं करता, लेकिन लड़कों को साथ साथ लड़कियों को भी उस स्टेज पर पहुंचाओ। लड़कियां 2 परिवार को संभालती हैं, तो ज्यादा ध्यान तो फोकस लड़कियों पर होना चाहिए, बेटी पर होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ज्यादा फोकस है मेरा, ये है। और मैं सामाजिक संगोष्ठियों में जाता हूँ, जयपुर में जो भी सम्मेलन होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें भाग लेता हूँ। मैं जो वहां बोलते हैं विचारक, मैं उसकी बात को कैचिंग फीड फीड करता हूँ और वहां के माहौल को कैच करता हूँ। और मैं साहित्यिक ग्रुपों को भी यही अध्ययन करता हूँ कि कौन क्या कैसे कविताएं डाल रहा है, कौन कितना सोच पा रहा है। तो मेरे को कई चीजें अटपटी भी लगती है, तो मैं बीच में मेरी कविता बनाकर डाल भी दे देता हूँ। कईयों को बुरी भी लगती है, कई बार बहस भी हो जाती है। ये मैं करके प्रयोग करके देखता हूँ कि कुछ दिशा मिल जाए। और मैं आपके सहयोग से हिंदी साहित्य चेतना मंच का एडमिन भी हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ आर के यादव साहब का, और मैं आपका और माँ शारदे ग्रुप के एडमिन श्री राजू जी धाकड़ मेरे एक भुजा है, ये समझ लो एक भुजा है। मुकेश जी साहित्य ग्रुप से दोनों दाएं बाएं भुजा है। और आप तो भी बहुत मेरे वीडियो बना दिए, मेरे को एक ऑनलाइन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपके अंदर यदि प्रतिभा होती है तो लोग आपका साथ अवश्य देते हैं और प्रतिभाएं आगे चलती हैं और उसमें लोग रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। हाँ, मैं मैं जी 2 लाइन बोलूंगा। जी सर। किस्मत को अपनी आजमाया करो, किस्मत की आजमाया करो।
मिले यदि शिकस्त न घबराया करो, मिले यदि शिकस्त न घबराया करो, सफर नया है मेरा, सफर नया है मेरा, मंजिल है अलाय, सोचकर यही कदम बढ़ाया करो, सोचकर यही कदम बढ़ाया करो। जीवन में ज्यादा रिश्ते, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हो उसमें जीवन होना जरूरी है, उसमें जीवन होना जरूरी है। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, नहीं हुआ करते। ये मैंने करके देखा है। मैं पूरी पूरी रात, मैं ऐसी जगह ड्यूटी करता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, मैं किताब साथ रखता हूँ और लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं अनिल जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे जीएम सर ब्रिगेडरी 777 के, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हमारे सुपरवाइजर नरेश जी धन्यवाद के पात्र हैं। इन तीनों के बल पर मैं बहुत कुछ सीखा हूं, इन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वहां भी। आप किस क्षेत्र में कार्यरत है इस समय? वहां ये ब्रिगेडरी 777 है, जो क्लब एंड बियर बार है, वहां पर बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, काफी पोस्ट लिए। तो उसमें काम तो यही है कि जो कर्मचारी आते हैं टाइमिंग का ध्यान रखता हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा रखता हूँ, थोड़ा मैं अलग अलग काम की जिम्मेदारी होती है। तो आपने अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर आप कार्य कर रहे हैं उस विषय पर कोई रचना लिखी हो? जो प्रोसेस है वहां का कार्य करने का, जो दुविधाएं रहती हैं, कई बार अपने सीनियर जो रहते हैं वो कई कार्य ऐसे देते हैं जिसमें मन नहीं लगता, या फिर हमें हाँ आशानुकूल कार्य नहीं करते, या फिर कोई जूनियर जो कई बार कुछ समस्याएं पैदा करते हैं, उसके विषय पर कुछ रचना लिखी हो आपने कुछ उपापोह पे? इसके बारे में हमारे अनिल सर जी हैं, उन्होंने भी कहा था, लेकिन कुछ टाइम का थोड़ा रहा, लेकिन माँ जो काम अच्छा है, जो 70-80 लोग हैं परिवार की तरह मिलके करते हैं, जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है सब निभाते हैं, पूरा कंट्रोल है, अपना अपना जिम्मेदारी करता है। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर लिखूंगा, मेरा मन करता है। नई चीज है, वह नई चीज है, पैसे वालों की है बहुत। जी, जी। अभी आपका जो कविता लेखन का प्रोसेस क्या है? आप पहले कुछ सोचते हैं, योजना बनाते हैं, फिर लिखते हैं, या फिर आपको कोई भी अचानक से कोई घटना या कोई शब्द या कोई विचार आता है उस पर लिखते हैं? इसमें मेन बात यह है, जब मैं लिखने बैठता हूँ, जैसे रात को लिखता हूँ, तो पहले दिन भर की जो प्रक्रिया रही, कोई घटना घटी, कोई नया हुआ, नवाचार करने की सोची, तो पहला प्रोसीजर तो मेरा वहां रहता है कि आज वो घटना घटी, उस पर लिखना है। और ऐसा कोई नहीं लगता है तो मैं किताब साथ रखता हूँ। और मैं एक मुख्य बात और बता दूं, सेंट्रल राधा कृष्ण लाइब्रेरी है जयपुर में, उसका मैं सदस्य भी बना हुआ, 100 रुपए वार्षिक लगते हैं, और मैं किताबें ले आता हूँ, अब भी लेके आया था, कल परसों लेके आया था। पढ़ने के प्रति रुचि है मेरे में, तो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। ये सर थोड़ा नीचे सामने रखें कि पिता दिखेगी पुस्तक। जी, दूर से देखा हुआ, सुनील गंगोपाध्याय जी, बहुत खूबसूरत। तो आपको इस दूर से देखा हुआ पुस्तक में क्या प्रेरणा मिली, जो आपने कोई छायाचित्र आया दिमाग में, किसी दूर से देखे हुए को याद आया, जिसकी वजह से आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? वो सर जी, कल मेरी नाइट ड्यूटी, तो मैं दिन में गया था, वहां लेके आया हूं मैं, मेरे को कुछ ऐसा इसमें दिखा, किताब के शीर्षक से मालूम पड़ जाता है। जैसे ये नहीं पड़ता, जैसे अपने गेहूं की, हमारे तो जिनस बोलते हैं, भाई गेहूं खरीदने जाते हैं तो कुछ उसको परखी लगाते हैं, मालूम पड़ जाता है गेहूं कैसा है, तो हमको तो तुरंत हमको तो पता पड़ जाता है ना कि अच्छा है। और एक किताब
ये लाया, ये लेकर आया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद जी के जीवन की कौन सी ऐसी घटना है या कौन सी ऐसी सीख है जिसकी वजह से आप इनके बारे में या ये पुस्तक पढ़ने के लिए विवश हुए? देखो सर जी, मैं एक पहले कोई सत्यार्थ प्रकाश जी, एक नाम, पत्रिका आती थी। हाँ, मेरे दिमाग में ध्यान है, तो पढ़े भी काफी दिन हो गए, तो उसमें मेरे कुछ छवि याद है कि सत्य के मार्ग पर ज्यादा बल दिया गया है, इतना मेरा ध्यान है। और अभी किताब को तो मैं लाया हूँ, पढ़ूंगा, मंथन करूंगा। अभी मेरा मैं अगला प्रश्न जी, मेरा मतलब मैं एक बिंदु पर बंध के नहीं रहता हूँ। जी, ये नहीं कि मैं हिंदी पढ़ू, ये नहीं कि सामाजिक ज्ञान पढ़ू, ये नहीं कि गणित पढ़ू, ऑल राउंड अखबार पढ़ता हूँ, समसामयिक घटनाओं को जुड़ता हूँ, कुछ भी लेख भी लिखता हूँ। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर है जिंदगी का। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई रचना आप लिखने के लिए तैयार हुए और कोई कविता या कोई लेख लिखना प्रारंभ किए, फिर बीच में ही उसको छोड़ना पड़ा, और यदि छोड़ना पड़ा तो उसके पीछे का कारण क्या है? देखो सर जी, मैं सकारात्मक ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं जितना मेरे पास टाइमिंग का रहता है भाई, 2 घंटे 1 घंटे अगर टाइम है तो उसको टारगेट बना के चलता हूँ, तो उसको पूरा समेकित करता हूँ, पूरा उस चीजों को। मतलब जैसे मैं सोचता हूँ भाई 30 मिनट है, तो मैं एक कोई ऐसा बिंदु लूंगा भाई 30 मिनट में समिट जाए, कोशिश मेरी ये रहती है। एक 2 लाइन सुनाऊंगा थोड़ा सा। जी, स्वागत है। सपनों में यथार्थ होना चाहिए, सपनों में यथार्थ होना चाहिए, सेवा में परमार्थ होना चाहिए, सेवा में परमार्थ होना चाहिए। जीवन सफल उसी का माना जाए, जीवन सफल उसी का माना जाए। नियत में धर्मार्थ होना चाहिए, नियत में धर्मार्थ होना चाहिए। कोई तेरा हंसता हुआ, मैं प्यार को ज्यादा महत्व देता हूं। प्रेम सबसे करो, प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, विश्वास कुछ का करो। बुरा किसी का न करो, बुरा किसी का न करो, भला सभी का करो, भला सभी का करो। मैं मानवता की कल्याण की बात करता हूँ, मानव विकास की बात करता हूँ। मैं एक उसको लेके नहीं चलता हूँ जो गरीब है। मैं सोचता हूं वो गरीब क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। या तो वो कर्म नहीं किया, कहीं ना कहीं लॉजिक तो है, हमें उसके कारणों तक जाना चाहिए। मैं कोई काम करता हूं तो ये सोचता हूं कि इसके कारण क्या है, मैं जिम्मेदार हूं या कोई दूसरा जिम्मेदार है। यदि हम आत्ममंथन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम स्वयं ही जिम्मेदार है। यदि हम असफल हो रहे हैं जीवन में, तो मैं तो खुद को ही मानता हूं कि कहीं न कहीं अपना ही रोल रहा है जीवन में। और कुछ सफलताएं मिलती है तो उसमें तो मैं सबका सहयोग मानता हूं। यदि असफलता मिलती है तो खुद को दोष अर्पण करता हूं। और कुछ सफलता हासिल कर मिलती है तो मैं सबका सहयोग मानता हूँ, छोटे का, बड़े का, बुजुर्गों का। भाई कुछ पूर्व जन्म के कर्म है जो कुछ सम्मान मिल रहा है। मैं जीवन में कभी नहीं सोचता था कि मैं इस प्रकार से ये मिलते रहेंगे, प्रमाण पत्र आते रहेंगे, ऑनलाइन लाइव चलते रहेंगे, कभी साक्षात्कार होगा। 18 महीने पहले कुछ भी नहीं था, एक थोड़ा ठहराव सा था, अलग दिशा थी। तो मेरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं हमेशा यही सोचता था कि अपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जिंदगी में जो सत्य मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा जरूर लेता है। ये तो मैंने देखा है कई बार, कई लोगों का। मैं अवलोकन पर विश्वास करता हूँ। अवलोकन भी ऊपर ऊपर से नहीं, बाहरी तौर से नहीं, सूक्ष्म माइक्रो अवलोकन पर विश्वास करता हूं। तो भगवान ने मेरी सुनी। मैं एक ही आत्मा थी कि अपन
बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ 24-25 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ समुदाय को मोटिवेशन करने का काम, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जुड़ाव, महिलाओं की मासिक बैठकें करना, पाक्षिक बैठकें करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए TNM करना और जून वर्कशॉप करना, काफी चीजें हैं ध्यान में। तभी मैं आपको भी कहा था कि कितना टाइम होगा, जीवन का काफी लंबा अनुभव है मेरे पास। तो ये है बात। तो बहुत शानदार। मैं चाहूंगा कि अब अगले क्रम में आप ये बताएं कि आपको आसान क्या लगता है, प्रेम पर कविताएं लिखना या फिर सामाजिक विसंगतियों पर कविताएं लिखना? मैं इस पर तो ये मानता हूं कि किसी भी कवि को या लेखक को एक विषय पर, एक विचारधारा पर ठहराव नहीं करना चाहिए। जैसे मैं मेरे दोस्तों को, मेरे साथ वालों को ये कहता हूं, मेरे को कोई बिंदु तो बताओ, बिंदु तो बताओ। और मैंने उनको लिख भी दिया है। मेरे स्टाफ था वहां पर जयपुर, तो वो कहा अंकल जी आप मेरे पर लिख दो, खुद के पर। तो मैंने कम से कम भी मनदीप, दीपक, शाहिद, सपना सपना कम से 10-15 पर लिख दी मैंने वहां पर। तो पढ़ पढ़ के खुश गए, कोई बेंगलोर के थे, कोई उत्तराखंड के थे, इतना खुश। मैं एक वहां ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया प्यार प्रेम का, तो मेरे को देखते ही खुश नजर आते, अंकल जी आ गए, अंकल जी आ गए। कि प्यार से तो बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छा। और मैं प्रगति 777 के आल स्टाफ को धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा प्यार प्रेम है, मुझे भी अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं वहां पर, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत शानदार। क्या कभी आपको आपके ही द्वारा लिखी गई किसी कविता पर असहमति हुई है कि नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, आपकी ही रचना कोई जिस पर आपको असहमति हुई हो? इस पर तो मैं ये मानता हूं कि मेरा विचार लिखाऊं, किसी को बुरा लगे तो सही, अच्छा लगे तो सही, मैं दूसरे की परवाह नहीं करता हूं कि वो क्या सोचेगा। भाई ये तो मेरा लेखन है, वो तो लिख दिया, अब अगले आदमी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इसका तो। और जैसे मान लो परिवार में 5 आदमी हैं, खाना बन गया फर्स्ट क्लास, मेरे को तो अच्छा लग गया, दूसरे को लगा कि नमक कम है, कोई कहेगा मिर्ची कम है। तो ये तो मानव स्वभाव है, कमियां उमियां तो मैं, और मैं नहीं, नेगेटिव विश्वास नहीं करता। आपको आपकी ही लिखी हुई रचना में जो हम स्वयं लिखते हैं उसमें कभी कोई असहमति महसूस नहीं की? नहीं सर जी, मैं असहमति बता रहा हूं ना, मैं नेगेटिव को तो स्वीकार ही नहीं है, जो लिख दिया जो लिख दिया, ये है मेरा। क्या कभी आपको आपकी ही कविता का अर्थ किसी और को कुछ अलग समझ में आया हो? जैसे कभी कभी हम कहना कुछ और चाहते हैं, लोगों को समझ कुछ और आता है। आया मेरे साथ घटित हुआ है। जी। ये बेटी की कोख पर जो मैं लिखा था, एक बार आपके ग्रुप था चाहे किसी ग्रुप था, तो मैं नीचे लिख दिया आपके प्यारे पापा, आपके पापा। तो कई ने ऑब्जेक्शन किया, यार पूरी दुनिया के आप पिता हो और कुछ हो, समझ में नहीं आता। तो उल्टा हो गया मेरे पर। फिर मैं कहा कि मैं तो जो समझता हूँ लिख दिया, भाई बेटियां तो है तो मैं हूँ, भाई कुछ तो हूँ ही। भाई मेरी बेटी नहीं है तो मैं दूसरे की बेटी को मेरी बेटी मानता हूँ, मेरे विचार तो ये था। लेकिन उन्होंने उल्टा प्रश्न मेरे पर ही डाला, मेरे पे फोन भी आया 1-2 कि यार आप ये क्या सोचते हो। मुझे मैं तो सही सोचा, मुझे आपकी सोच में कुछ गड़बड़ है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे साथ घटित हुआ ये बात तो, जी, मेरे साथ। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। क्या कभी हाँ। आपको ऐसा लगा कि कविता समाज को बदल सकती है, समाज में परिवर्तन ला सकती है? देखो कविताएं, लेख, ये सब होते हैं ना एक बदलाव के लिए होते हैं। लेखक इसलिए लिखता है
कि समाज में क्रांति आए और जो ठहराव आ गया जिंदगी का उसमें मोटिवेशन हो, पढ़े लिखे। मेन फोकस तो यही है उनका। मतलब जैसे पहले अपना देश गुलाम था, फिर कुछ लोग पढ़े, कुछ देशभक्ति की ओर बढ़े, तो एक अलग दिशा हो गई, स्वतंत्र हो गए। ये है मेरा लॉजिक तो। और मैं शराबबंदी पर, नशा पर काफी विरोध करता हूं, लोगों को समझाता हूं। दारू पीना, नशा करना बुरी नहीं है, लेकिन वो लत है ना, लत, वो बुरी है। शौक के आधार पर कर लो कभी, उसमें कोई मतराज नहीं है। मैं नहीं मानता हूं भाई शौक मत करो, कर लो, लेकिन उसको डेली मतलब अति करना, परिवार के लालन पोषण नहीं करना और बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं देना, खान पान की व्यवस्था नहीं करना, ये गलत है। इसका विरोधी हूं मैं ज्यादा तो। बहुत शानदार। अगर जो अभी का युग है सोशल मीडिया का युग, जिस पर हर एक चीज वायरल होती है, उससे कविता का कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है जो आज का समय है उससे? इसमें वायरल, ये वायरल शब्द मेडिकल शब्द है। जैसे पहले कोई बीमार था ना, बुखार उतरा, जैसे वायरल आ गया, ये वायरल वहां से आया है। अब ये वायरल फोनों में आ गया, तुरंत कोई चीज हो उसको वायरल कर दो, मतलब फैलाओ, फैलाओ कर दो, ये है। और आजकल की जनरेशन ऐसी पैदा हो रही है, खाना खाएगा तो मोबाइल चाहिए, रोएगा तो मोबाइल चाहिए, पढ़ेगा मोबाइल चाहिए। वो कहेगा मम्मी मेरे को मोबाइल चाहिए, पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, ले बेटा मोबाइल। उनका भी थोड़ा काम सरल हो जाता है। लेकिन ये लत है ना, लत, इसका तो मैं विरोध करता हूँ। ये है मेन फोकस तो। और बच्चों को शिक्षा, जो शिक्षा रूपी है, मेन तो वो है, यदि बच्चा बीए कर लिया और उस चीज को पढ़ा नहीं, जैसे समानता का पाठ पढ़ लिया और वो समानता के बारे में इर्द गिर्द नहीं सोचा, भाई समानता क्या है, क्यों है, कैसे लाए, ये समानता नहीं होगी तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। मेन तो वो है पढ़ाई, चारों तरफ की सोचे। उसके बाद जैसे मैं तो ऐसे ही जुड़ा हुआ था, काफी नॉलेज है चीजों का रखने का। कोई भी बिंदु ले लो, उसके इर्द गिर्द जाओ चारों तरफ, तो ये किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो वैसे ही किताब पढ़ जाएगी। मैं डेली डायरी लिखता हूँ, अब भी लिखता हूँ कई बार। अब तो मैं डेली क्या, मैं रोज रोज कई डायरी लिखता हूँ, कोई 5-7 कविता लिख ही देता हूँ, 2-2 3-3 कविता, क्योंकि मेरे को साहित्य ग्रुप में भेजना होता है, तो मेरा तो चलता ही रहता है। वो मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा तुम कमरे पर आते हो, तुम इसी में लगे रहते हो, समझ में नहीं आता, ज्यादा मंथन करते हो। उनको कहता हूँ कि देखो, एक मेरे रुचि है, मुझे कुछ अलग करके देखना है चीजों के प्रयोग, मैं प्रयोगों में विश्वास करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये कविता और राजनीति, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है? कविता राजनीति, अब देखो, राजनीति अलग मुद्दा है, कविता अलग मुद्दा है। लेकिन जो कवि होता है ना, कवि, जो राजनीति चल रही है उस पर भी कविताएं, कवि सम्मेलन में बोल देता है, और उनकी कोई बुरी भी नहीं मानता है बात को। उसके जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके कटाक्ष भी कर देना कवि, तो उस पर कोई वो नहीं लगाएगा यार क्यों बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, कवि तो कुछ ही बोल सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हाँ। तरीके से आपने बोला। मैं चाहूंगा कि आप आपकी कोई पसंदीदा व्यक्ति का नाम बताएं जो आज तक के आपके जीवन में सबसे पसंदीदा व्यक्ति है। ये वो कि आपके कोई परिवार से भी हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपका आज तक का सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है? इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा, पसंदीदा
जैसे हम दूसरे को पसंद करें, इससे अच्छा है ना अपने घर वालों को पसंद करो। जैसे अपने परिवार में माँ है, बाप है, भाई है, पत्नी है, परिवार में और मुखिया है। मैं ज्यादा रेस्पॉन्स वहीं से शुरुआत करता हूँ। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा किसी एक व्यक्ति का नाम ले आप और उसको ज्यादा पसंद करने का पीछे का कारण बताएं। सर जी देखो, मैं एक का तो क्यों, मैं तो सबसे सीखता हूँ, सब में सीखने में विश्वास है, तो मैं एक का तो नाम ले नहीं सकता। जैसे आप हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, तो मैं एक व्यक्ति का किसका नाम लूं? परिवार में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। नहीं नहीं, परिवार से बाहर से भी किसी का नहीं ले सकता। जैसे मैं सबसे सीखने में विश्वास करता हूँ। बहुत शानदार। मैं चाहूंगा कि कोई एक ऐसी कविता के बारे में आप बताएं जिसने आपके जिंदगी पर बहुत अधिक प्रभाव डाला हो, या यूं कहें कि आपकी जिंदगी बदल दी हो। मैं तो मेरे शुरुआत से ही पढ़ने लिखने की रुचि थी। मैं बच्चों को भी बहुत कविताएं सुनाता था, छोटे छोटे बच्चों को। जैसे एक बार सुना रहा था, सभा चल रही थी, जैसे एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी सब। आसमान में बदरी छाई, आसमान में बदरी छाई, ढेर सी बूंदे संग में लाई, ढेर सी बूंदे संग में लाई, टप 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 बूंदे बोली, टप 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 बूंदे बोली, बीजों ने झट आंखें खोली, बीजों ने झट आंखें खो, पौधों ने बीली अंगड़ाई, पौधों ने बीली अंगड़ाई, सबने मिलकर खुशी मनाई, सबने मिलकर खुशी मनाई। मैं छोटी छोटी कविताएं खूब जीवन का है। हमारे वहां सभा चलती थी, प्रार्थना के प्रार्थना के स्थान पर सभा करती थी, जैसे अभियान गीत, बाल गीत, इंग्लिश राइम्स, समसामयिक घटनाएं, इस प्रकार से। तो बच्चों को एक अलग, बच्चों की मुखरता, बच्चों में गाना, लय, हाव भाव, ये देखने को मिला है। एक अलग है मतलब चीज। अगर कविता कोई इंसान होती तो आप उससे क्या कहना चाहते? अगर आप जो लिखते हैं रचनाएं, वो अगर कोई इंसान होता तो आप उससे कैसे बात करते, क्या कहना चाहते? इंसान मतलब जो लेख होता है ना, वो इंसान का रूप है, क्योंकि वो लेख ही, इंसान ही तो लिख रहा है उस लेख को। भाई कुछ सोच के लिख रहा है, तो एक छवि तो है दिमाग में, कुछ छवि तो है ना। जैसे मैं लिखता हूँ कोई चीज, भाई किसी को मोटिवेशन होगा, किसी को सहयोग मिलेगा, कोई पढ़ेगा समझेगा, तो मैं तो उस चीज पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये है बात। मैं चाहूंगा कि आपका आने वाली पीढ़ी जो है, जो नए लेखक आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रुपों में देखता हूँ, ये छोटे छोटे प्यार की बातें ज्यादा लिखते हैं, ऐसा प्यार, श्रृंगार उंगार, और जो भी 3-4 लाइनों तक सीमित, मेरे को पता से लगता है यार, महिलाओं के प्यार यहाँ तक सीमित है। महिलाओं के बारे में अध्ययन करें, चीजों को समझें, फिर लिखो। फिर महिलाओं की आएगी, महिलाओं कितना योगदान है, कितना छवि है, मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे कमेंट्स करते हैं ना, ये मेरे को अच्छा तो नहीं लगता। मैं मेन बात है, और मैं उनको कहूंगा कि एक ही विषय पर नहीं बंद करके ऑल राउंड की बात करता हूँ मैं, ऑल राउंड की ये दिशा देना चाहता हूँ मैं तो। आप राजस्थान की वीर भूमि से आते हैं। राजस्थान की मिट्टी में कण कण में वीरता है, और जो वीरता के सबसे बड़े पर्याय हुए हैं वे राजस्थान से हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान की मिट्टी के बारे में और राजस्थान की जो अ, महत्व है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। राजस्थान भी एक अच्छे वीरों की भूमि रही है, जैसे महाराणा प्रताप, अनेक लोग हुए हैं। यहाँ की सांस्कृतिक छवि,
प्राकृतिक किले, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसी अनेक चीजें हैं जो विदेश से भी यहाँ घूमने आते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है। जैसे जयपुर का कई चीजें हैं, उदयपुर है, झीलों की नगरी है। मैं उदयपुर पढ़ता था, वहां पूरे 1 साल रहा था वहां। अच्छा, खूब विदेशी पर्यटक आते हैं। कभी कभी आप भी आओ, टाइम निकाल करके हम आपको पूरा राजस्थान घुमा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मन है राजस्थान आने का। और मैं जिस क्षेत्र में हूँ, समय मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, जरूर आऊंगा राजस्थान और आपसे जरूर वार्तालाप होगी। मैं हाँ, चाहूंगा कि जो आपकी विषयगत दृष्टि है, जिसमें मानवीय मूल्य, आत्मसंधान, आध्यात्मिकता या सामाजिक चेतना, जिस पर आपका समन्वय अधिक देखने को मिलता है, जिस पर आपका जुड़ाव अधिक देखने को मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का तो लॉजिक ये है कि जो काम किया था 25 साल, मोटिवेशन का काम किया था। जैसे समुदाय को मोटिवेशन, लोगों को शिक्षा के प्रति समझाना, इस प्रकार का काम रहा है। तो मैं ये चाहूंगा, जो धरातल से काम करता है ना चीजें, वो अलग दिशा में जाती हैं। मेन फोकस तो यही है। बहुत सुंदर। आपका उद्देश्य समाज की सकारात्मकता को बढ़ाना है, आत्मबोध और मानवीयता को बढ़ाना है, लोगों के अंदर एकता देना है। इसमें आप अपने आप को कितना सफल पाते हैं? आप अपना अवलोकन करते हैं तो आपको कितना सफलता दिखती है इसमें, कि आप कितना सफल हुए हैं और कितना आगे बढ़ पाए हैं इस कार्य में अपने? इसमें तो ये मानता हूं, मैं लोगों से जब मेरे पास फोन आते हैं तो मैं उन्हीं को ये कहता हूं, मैं सकारात्मक विश्वास करता हूं। जो मेरे साथ नेगेटिव बात करता है उसे मैं बात करना बंद कर देता हूं। मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव वाला विचार में, चाहे कोई खास रिश्तेदार हो, मैं त्याग ही देता हूँ। क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव विचार आते हैं तो मंथन अलग दिशा में जाता है। मैं मेरे परिवार के लोगों को कह देता हूँ, मुझे है ना सकारात्मक बात किया करो, मेरे को नेगेटिव पसंद नहीं है। इस प्रकार से चीजें हैं। बहुत शानदार। मैं आपने बेटियों के ऊपर एक रचना लिखी थी, मैं चाहूंगा कि वो आप इस मंच पर सुनाएं, जो आपने बेटियों पर रचना लिखी थी। बेटियों पर? अच्छा, एक मिनट थोड़ा। मैं एक बेटियों का लेख सुना देता हूँ थोड़ा सा। बेटियां केवल घर की ही नहीं, बेटियां केवल घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की रोशनी, पूरे समाज की रोशनी और शान होती हैं। पूरे समाज की रोशनी और शान होती है। वे जीवन की मुस्कान है, वे जीवन की मुस्कान है, परिवार की धड़कन है, परिवार की धड़कन है और समाज का अमूल्य रत्न है, समाज का अमूल्य रत्न है। बेटी तुम मेरे लिए सूरज की पहली किरण जैसी हो, जो अंधेरे को दूर करती है, जो अंधेरे को दूर करती है। चांद की ठंडक जैसी हो, चांद की ठंडक जैसी हो, जो थके हुए मन को सुकून देती है, जो थके हुए मन को सुकून देती है। तुम आसमान के अनगिनत तारे हो, तुम आसमान के अनगिनत तारे हो, जो हमेशा चमकते हैं, जो हमेशा चमकते हैं। तुम आशा जगाते हैं, तुम आशा जगाते हैं। काश तुम स्वयं को मेरी आंखों से देख पाती, काश तुम स्वयं को मेरी आंखों से देख पाती, तो तुमसे कितना गहरा प्रेम करता है। तुम जीवन के अनगिनत पाठ सिखाती हो, तुम जीवन के अनगिनत पाठ सिखाती हो, तुम जीवन के अनगिनत पाठ सिखाती हो। धीरे धीरे तुम एक सशक्त और स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला बन रही हो। जैसे जैसे बढ़ती है तो उस पर जिम्मेदारियां आती हैं। अपने आप पर विश्वास करना कभी मत छोड़ना। मोटिवेशन के लिए है कि अपने आप पर विश्वास करना, यदि कठिन परिस्थिति आए तो उनका मुकाबला करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
उनको थोड़ा मोटिवेशन करते हैं कि तुम ऐसे घबराना मत, हौसला रखना, यह बात है। बेटियां केवल घर की खुशियों से नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी अपना मूल्य योगदान देती हैं। बेटी ये नहीं कि अपने घर पर भी है, नहीं, आज पढ़ लिख करके समाज को अपना अमूल्य योगदान देती है। वे पिता के भरोसेमंद साथी है। बेटी एक पिता के भरोसेमंद साथी है। पिता का बेटे के समझ से उसका बेटा है, उसी प्रकार बेटी भी एक संबल है। माँ के संबल, परिवार की धड़कन और जीवन का सबसे बड़ा गौरव होती है बेटी, सबसे बड़ा गौरव होती है बेटी। बेटी बचाना केवल कर्तव्य नहीं, बेटी बचाना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को रोशनी को सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ियों को रोशनी को सुरक्षित करना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं एक जो छूट गई डायरी, एक डायरी में मेरा एक लेख है, बन जा तू शायरी, बन जा तू शायरी, मैं बनने को तैयार हूं तेरी शायरी, मैं बनने को तैयार हूं तेरी शायरी, तू पन्ना पन्ना जोड़ देना मैं बन जाऊंगी डायरी। जीवन में गुजरे दिनों को समझना आवश्यक है, जीवन में गुजरे दिनों को समझना आवश्यक है। ये समझ केवल अनुभवों से लिखी हुई गई डायरी में ही मिल सकती है, ये समझ केवल डायरी में ही मिल सकती है। इसी कारण डायरी लेखन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। डायरी वह स्थान है जहां हम, डायरी वह स्थान है जहां हम अपने जीवन जीने का अंदाज, अपने जीवन जीने का अंदाज, दिन भर की घटनाएं और अपने अनुभव को सजोकर रख सकते हैं, अपने अनुभव को सजोकर रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से, इन्हीं शब्दों के माध्यम से लेखक स्वयं अपने जीवन को पाठ्यक्रम तैयार करता है। यदि खुद डायरी लिखेगा तो धीरे 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 किताब बन जाएगी, और किताब बन जाएगी तो खुद उसका अध्ययन करेगा। बीते पलों को देखकर ये सीखा जा सकता है, बीते पलों को देखकर ये सीखा जा सकता है कि हमने जीवन को कैसे जिया, हमने जीवन को कैसे जिया, और आने वाले समय में हमें किस प्रकार हिम्मत और संकल्प में साथ जीना है। हिम्मत और संकल्प की बात, इसमें दो चीजें आई है, हिम्मत और संकल्प। यदि हिम्मत है तभी हम संकल्प ले सकते हैं किसी काम का, और संकल्प ले ले और हिम्मत नहीं है, क्या मतलब है, सार्थक नहीं। डायरी केवल लिखे हुए पन्ने नहीं है, डायरी लिखना नॉर्मल पन्ने नहीं है भाई लिख दिया, नहीं, बल्कि ये आत्म संवाद है, आत्म संवाद, जहां इंसान स्वयं से मिलता है। आत्म संवाद का मतलब जहां इंसान स्वयं से मिलता है और जीवन के असली अर्थ खोजता है, जीवन का असली अर्थ खोजता है। तो मैं तो सबको यही कहूंगा कि डायरी लिखना चाहिए, और यदि आदत डाल ले तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं एक छोटा सा संदेश और देना चाहूंगा, खेल। आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिकांश अभिभावक बच्चों को खेल खेलते आनाकानी करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए मना करते हैं। बच्चों की इच्छा के बावजूद खेल खेलने पर, खेलों के प्रति रुचि, खेल खेलने के प्रति अवधारणाओं को पुख्ता समझ नहीं है। भाई अभिभावक तभी मना करते हैं कि अभिभावक की समझते हैं कि क्या खेलना, लेकिन खेलों के पीछे लॉजिक यह है मिलकर खेलेगा, और कैसे खेलेगा, किस प्रकार से खेलेगा, क्या तुलना कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को यदि रुचि है खेलने के प्रति तो उसको खेलने दे, हो सकता है आगे जाकर वो भी नाम कमा जाए। बच्चों को रुचि के अनुसार शिक्षण जरूरी है। कई लोग कहते हैं यार तू पढ़, यार पढ़ 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 पढ़, उसकी रुचि है खेलने में, चित्र बनाने में, तो उसको बनाने दो ना,
कोई जरूरी थोड़ी नहीं है पढ़ के नौकरी लग जाए, और कुछ क्षेत्र चुन लो। यह है मेरा तो विचार। और आपको बीच में थोड़ी सी, जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये चित्र दिख रहे हैं मेरे, ये से मेरा भतीजा है 8वीं क्लास में, उसके बढ़ाए हुए हैं। वो शुरुआत में मैं यहाँ रहता था तो मेरे चित्र बनाता, कभी मेरी मिसेज का बनाता, कभी दादाजी का बनाता, धीरे 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 बढ़ाता 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 हमने उसको ऐसा माहौल दे दिया, तो आज ऑनलाइन हो गया। तो ये है माहौल दे देते हम तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदमी है। मेरे पापा 2012 में तो फर्स्ट ग्रेड से रिटायरमेंट हो गए थे, तो हम चीजों को समझते हैं कि बच्चे की रुचि के अनुसार कार्य हो तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये है बात। अभी आज का जो कार्यक्रम है उसके अगले क्रम में एक जो कलम की ताकत मंच का एक तरीका है, उसमें हम कुछ महापुरुषों के नाम या कवियों के नाम पर एक छोटा सा खेल खेलते हैं, जिसमें आपको आपके पसंदीदा लोगों को चुनना रहता है। तो उसमें आप कवियों पर खेलना चाहेंगे या फिर महापुरुषों पर, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है, महापुरुष हैं, उनके ऊपर? देखो सर जी, मेरे लिए तो है ना, दोनों है। आप दोनों खेल खेलेंगे, कवियों पर भी महापुरुषों पर भी। मैं कवियों को भी अलग नहीं कर सकता, महापुरुषों को भी अलग नहीं कर सकता, तो लेकिन दोनों इसी को। नहीं, क्योंकि कवियों की तुलना महापुरुषों से नहीं हो सकती, इसीलिए कि या तो आपको कवियों में से अपने पसंदीदा कवियों को चुनना होगा, जिसका मैं नाम लूंगा दो लोगों का, आप एक को चुनेंगे, ऐसे करते करते हम लास्ट में एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे। और या फिर महापुरुषों पर, तो आपको अपनी रुचि के अनुसार आपको बताना होगा कि किसके ऊपर ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। मेरे को थोड़ा ऐसा समझ लग रहा है कि जैसे दो पार्टों में बांट रखे हो, मतलब इसको एक तो कवियों का, एक महापुरुषों का, तो क्या दोनों का नहीं हो सकता है क्या? चलिए ठीक है, आज दोनों पर करते हैं। तो भारत के महापुरुषों से शुरुआत करते हैं और बाद में कवियों पर आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं दो नाम लूंगा, उनमें से एक को आपको चुनना रहेगा। अब फिर वही समस्या है। अब मतलब दोनों पे बता दूंगा, एक नाम पर समस्या है, मेरे को दिक्कत नहीं ये नहीं, है। चुनना तो एक को ही पड़ेगा और फिर उस पर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी दो नाव की सवारी नहीं कर सकते, तो नहीं इसीलिए तो अपन तो बात करते हैं, सार्वभौमिकता की बात करते हैं, चीजों को अलग दिशा की बात करते हो। ऐसे चुन लो ना, कोई भी एक टॉपिक ले लो, उस पर कर लो। जी नहीं, ये कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है, तो इसमें उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। उसमें आप कभी दोनों के नाम लेंगे तो फिर वहां वहीं पे कार्यक्रम रुक जाएगा, तो इसीलिए आपको नाम बोलते जाना पड़ेगा और उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा मदन मोहन मालवीय या लाला लाजपत राय। लाला राजपत राय जी के बारे में अब मेरे तो वही चीजें चलती है ना, दोनों। मैं तो क्या, सब में दिमाग चलता है, तो मैं बहुत समस्या है मेरे सामने, दिक्कत ये है। लाला लाजपत राय या भगत सिंह? फिर वो भगत सिंह, फिर वो क्रांति की बात आती है। जी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र जी बोस। सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? स्वामी। अब मतलब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो मैन दिक्कत ये है ना, उसका नाम मतलब छवि सबकी है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, मैन ये है। लेकिन नाम एक का लेना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
रविंद्रनाथ टैगोर जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? टैगोर जी। टैगोर जी या महात्मा गांधी? टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। टैगोर जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? टैगोर जी। चलिए, आप टैगोर जी पर रुक गए हैं, तो अभी इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कवियों पर चलते हैं। तो कवियों के नाम लूंगा मैं, आपको उसमें से चुनना रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी या फिर महादेवी वर्मा? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या रामधारी सिंह दिनकर? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या फिर हरिशंकर परसाई? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी पर रहेगी मुंशी बात। प्रेमचंद जी या कबीर दास? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या रहीम दास? मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने अलग दिशा में काम किया है। मुंशी प्रेमचंद जी या तुलसीदास? मुंशी प्रेमचंद जी है इसमें तो। मुंशी प्रेमचंद जी या फिर मिर्जा गालिब? मुंशी प्रेमचंद जी है मेरे अनुसार तो। मुंशी प्रेमचंद जी या सरोजनी नायडू? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या सुभद्रा कुमारी चौहान? मुंशी प्रेमचंद जी है, क्योंकि ये अलग दिशा में काम किया है, सामाजिक जुड़ाव, कई चीजें मैंने पढ़ी है, कई चीजें पढ़ी है। जी, मुंशी प्रेमचंद जी या कुमार विश्वास? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी या अटल बिहारी वाजपेयी? मुंशी प्रेमचंद जी हैं इसमें तो। मुंशी प्रेमचंद जी या दुष्यंत कुमार? मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने कई चीजें, बहुत साहित्य लिखा है। जी, तो गरीबी। आप मुंशी प्रेमचंद जी को एक अच्छे हाँ। कवि, लेखक और साहित्यकार मानते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। आपने मेरे धैर्य की परीक्षा भी खूब ली है। जी। धैर्य की परीक्षा खूब लिया है चीजों को समझने के लिए। जी, ये कार्यक्रम का जो एक तरीका है, इसमें हम हर एक जुड़ने वाले अपने साहित्यिक मित्रों से और रचनाकारों से इस पर बात करते हैं। आपने हाँ। बहुत ही सुंदर तरीके से बात रखी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्य साहित्यिक गंगा मंच के इस कलम की ताकत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।